आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नरेंद्र सैनी। नमस्कार। क्या आप कोरोना वायरस से थक गए हैं? थकना नहीं है, क्योंकि अभी तो कोरोना की रफ्तार भी नहीं थकी है। अपने भीतर हौसला रखना है। वैज्ञानिक अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना है, अपने सब चाहने वालों का ध्यान रखकर। भारत सहित पूरी दुनिया धीरे धीरे ही सही न्यू नॉर्मल के साथ आगे बढ़ रही है। न्यू नॉर्मल को अगर आसान शब्दों में समझने की कोशिश करें तो असंभावना में से अ को हटाकर संभावना निकाल ही लेना, यही है न्यू नॉर्मल। संभावनाओं को संभव बनाते हुए ही हम सब कोरोना के खिलाफ संघर्ष में आगे बढ़ रहे हैं। आप कोविड-19 के खिलाफ सतर्क रहें, जागरूक रहें। इसीलिए आकाशवाणी पर हम लेकर आते हैं ये खास कार्यक्रम। आज के इस कार्यक्रम में हमारे साथ हैं वरिष्ठ स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर नरेंद्र सैनी। डॉक्टर सैनी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। आप सभी श्रोताओं को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, और वो सब स्वस्थ रहें, ठीक रहें, कोरोना से दूर रहें, यही मेरी तरफ से सब लोगों के लिए शुभकामनाएं रहेंगी। डॉक्टर सैनी के साथ हम चर्चा शुरू करें इससे पहले हम अपने श्रोताओं को बता देना चाहते हैं कि अगर वो भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 011-2331-4444। हमारा एक और नंबर है 1800-11-5767। डॉक्टर सैनी, आज स्वास्थ्य मंत्रालय और नीति आयोग के कुछ सदस्यों की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें ये जानकारी दी गई कि भारत में जो 3 वैक्सीन का परीक्षण चल रहा है, उसमें से एक वैक्सीन के तीसरे चरण का परीक्षण आज या कल से शुरू हो रहा है। लेकिन इस बात की जानकारी नहीं दी गई कि ये वैक्सीन कब पूरी तरह तैयार हो पाएगी। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो आपने दूसरा क्वेश्चन किया कि कब तैयार हो जाएगी, इसका आंसर करना ना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि सबको ये जानना होगा कि जो हम फेज 1, फेज 2, फेज 3 ट्रायल बोलते हैं, जो अभी फेज 3 ट्रायल होना है, इसमें कुछ लोगों को ये वैक्सीन दिया जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि क्या उसमें सफल हुआ कि नहीं हुआ, उनके अंदर कितनी एंटीबॉडीज बनी कि नहीं बनी, पहली बात। उसके बाद कितनी एंटीबॉडीज बनी, क्या वो एंटीबॉडीज जितनी बनी है क्या वो प्रोटेक्ट करेंगी कि नहीं करेंगी। यदि हम एक आम भाषा में भी देखें कि जब मरीज को इन्फेक्शन होता है तो उसको एंटीबॉडीज बनने में कम से कम 3 से 4 हफ्ते लगते हैं। उसके बाद वो पता लगता है कि उसके अंदर एंटीबॉडीज बनी है कि नहीं बनी और कितनी बनी है। तो हमें ये समझना होगा कि ये अभी फेज 3 ट्रायल है। ट्रायल मतलब, पहली बात कर रहे हैं, ट्रायल का मतलब होता है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि कितना कामयाब होगा कि नहीं होगा वो चीज। तो जब हम उसके अंदर ट्रायल करेंगे तो पहले तो देखेंगे कि कितने दिनों के बाद एंटीबॉडीज बनती हैं। तो 3-4 हफ्ते तो उसमें लग जाएंगे। उसके बाद ये देखना कि क्या वो वाकई में उतनी एंटीबॉडीज बनती हैं कि नहीं बनती जितनी एंटीबॉडीज बननी चाहिए किसी को प्रोटेक्ट होने के लिए। तो लोगों को समझना होगा कि ये अभी हमारा फेज 3 ट्रायल है, लेकिन इसमें खत्म होने में, इसके रिजल्ट आने में कम से कम 3-4 महीने लगेंगे, और उसके बाद ये मालूम चलेगा कि क्या वो फेज ट्रायल सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। अभी हम नहीं जानते, ये ट्रायल है। तो इसलिए कोई भी वैज्ञानिक ये नहीं कह सकता कि हाँ मैं 4 महीने के बाद या 3 महीने के बाद मैं सफल हो जाऊंगा। सफलता हम चाहेंगे कि हम हो, लेकिन ये क्वेश्चन मार्क रहेगा, वो फेज 3 ट्रायल खत्म होने के बाद ही मालूम चलेगा। जी बिल्कुल, ये संभावनाएं हैं और उसी को सच करने के लिए वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर सैनी, बात यह सर एक और बता दूं, एक मतलब उम्मीद इसलिए है कि फेज 1 और फेज 2 ट्रायल सफल हुए हैं। बिल्कुल। जब फेज 1, फेज 2 ट्रायल सफल होते हैं तभी हम फेज 3 ट्रायल पे जाते हैं। तो फेज 1 और फेज 2 ट्रायल में हम कुछ लोगों पर इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यही एक अच्छी संभावना है कि उन पे ये सक्सेसफुल हुए हैं, तो हम समझते हैं कि फेज 3 ट्रायल में भी ये सफल होंगे।
जब से ये कोरोना महामारी शुरू हुई है और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए कई सारे दिशा निर्देश आए हैं, उसमें एक ये भी बताया गया कि विटामिन सी आपको ज्यादा से ज्यादा लेना है, जिसके कारण लोग नींबू का सेवन कर रहे हैं, खट्टे फलों का सेवन कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों की शिकायत ये है कि ऐसा करने से कई बार उनका गला खराब हो जा रहा है। ऐसे में वो क्या करें और किन चीजों की सावधानी बरतें? देखिए, आप विटामिन सी लीजिए, लेकिन बहुत ज्यादा खट्टापन नहीं लीजिए। आप नींबू पानी लेते हैं जी, उसको लीजिए। आप थोड़ा साथ में गरारे करिए, गरम में नमक पानी डाल के करें। और ये विटामिन, हम क्या कहते हैं, क्योंकि ये विटामिन सी होता है इनके अंदर। नींबू लें या आप फल ले रहे हैं जी, या आप विटामिन सी की गोले ले रही हैं, थोड़ा सा खट्टापन होता है उसके अंदर। तो आपको थोड़ा बहुत देर के लिए खट्टापन लगेगा और थोड़ा हो सकता है गले में खराश हो, और थोड़ी देर के बाद वो ठीक हो जाएगी। लेकिन बहुत ज्यादा खट्टा मत करें उसको, ठीक है? तब वो आपके गले में बहुत ज्यादा इरिटेशन कर सकता है। अन्यथा आप बिल्कुल, आप जो नींबू पानी वगैरह ले रहे हैं, पानी खूब पीजिए, आप फल खाइए। और फल का ध्यान रखें कि आपको डायबिटीज तो नहीं है। नींबू पानी भी ले रहे हैं तो ये बात का ध्यान रखिए, यदि आप उसमें चीनी डाल रहे हैं तो सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि कहीं आपको डायबिटीज तो नहीं है। तब आप उसको ध्यान रखना है कि आप उसमें चीनी ज्यादा मत डालें, चीनी कम डालें। फलों का ज्यादा आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तब। लेकिन अन्यथा आप आराम से लीजिए और थोड़ा बहुत नमक पानी के गरारे करें। वो जो थोड़ी देर के लिए जो आपको गले में खराश हो रही है वो ठीक हो जाएगी। जी डॉक्टर सैनी, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने एक नए दिशा निर्देश के अनुसार दंत चिकित्सकों को कहा है कि वो बंद कमरे में मरीजों को न देखें। क्या है इसके मायने, और जो मरीज वहां जा रहे हैं वो क्या सावधानी बरतें? देखिए, मैं ये कहूंगा कि जो WHO ने कहा कि बंद कमरे में ना देखें, खासतौर पे डेंटल, बट मैं कहूंगा कि सभी लोग ध्यान रखें जी। खास तौर जहां पर भी जो हमारा इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा कि ये फैलता कैसे है जी। ये जो फैलता है हमारे सांस के द्वारा एक दूसरे की तरफ फैलता है, ये जिसको हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। ये जो ड्रॉपलेट है, जब हम सांस लेते हैं तो ये उसी कमरे के अंदर रह जाएंगी, यदि उसके अंदर अच्छा वेंटिलेशन नहीं होगा तो। हवा में है तो हवा में कहाँ रहेंगी? उसी कमरे के अंदर रहेंगी। यदि हमारा चारों तरफ से कमरा बंद है, और खास तौर पर जब एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन में क्या होता है, आपको लगेगा कि शायद हमारे पास हवा बाहर से कहीं आ रही है जी। नॉर्मली जो एयर कंडीशन होता है उसमें जो आपकी हवा सर्कुलेट हो रही होती है, जो विंडो एसी या स्प्लिट एसी होते हैं, आपके उसी कमरे की हवा सर्कुलेट हो रही होती है जी। तो जो आपकी कमरे की हवा वही सर्कुलेट हो रही है, तो उसके अंदर यदि कोई दुर्भाग्यवश कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको कोरोना वायरस है, तो वो अपने सांसों के द्वारा या उसको खांसी होगी तो उस कमरे के अंदर फैलाता रहेगा। और वही फिर हम एसी में, क्योंकि वो सर्कुलेट वही होती रहती है, आपका कमरा बंद है तो और ज्यादा हो सकता है जी। और खास तौर पे डेंटल में कहा गया, क्योंकि डेंटल में आप देखेंगे जो भी व्यक्ति डेंटिस्ट के पास गए हैं तो वहां पे एरोसोलाइजेशन बहुत होता है जी। आप देखेंगे कि उनका एक तरफ से वो एयर या वाटर सर्कुलेट करते हैं, दूसरी तरफ से सक कर रहे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एरोसोलाइजेशन, कि वहां छोटे छोटे ड्रॉपलेट बहुत बनते हैं जी। तो यदि उसमें किसी व्यक्ति को वहां पर, क्योंकि हमने ये भी देखा है कि बड़े सारे लोग एसिम्प्टोमेटिक भी हैं जी। एसिम्प्टोमेटिक मतलब कि उनको कोई लक्षण नहीं है लेकिन उनको कोरोना वायरस है जी। जो कि वो एक दूसरे को फैला रहे हैं जी। ऐसे व्यक्ति कम से कम 40 to 50% देखे गए हैं जी। तो क्योंकि जो व्यक्ति को कोरोना वायरस है वो तो आएगा ही नहीं, उसको खांसी है, जुकाम है, वो तो शायद डेंटिस्ट के पास नहीं जाएगा। लेकिन ऐसे व्यक्ति जो एसिम्प्टोमेटिक है वो जरूर डेंटिस्ट के पास जा सकते हैं, क्योंकि उनको मालूम भी नहीं और उनको कोई लक्षण भी नहीं है, तो उनको दांत की प्रॉब्लम है, वो चले गए। लेकिन वहां पर जो हम जो वहां पर जो देखने का तरीका है उसमें और उनको एग्जामिन करने का या उनकी चेकिंग करने का, उसमें एरोसोलाइजेशन बहुत होता है जी। तो यदि हमारा बंद कमरा होगा तो उस एरोसोलाइजेशन में कितने सारे वायरस बाहर निकलेंगे, जो आसपास के मरीजों को वहां पर जो बैठे होंगे या जो डॉक्टर है, डेंटिस्ट है या उसके साथ में जो वर्कर्स हैं, उनकी तरफ जा सकते हैं जी। बिल्कुल। ये डेंटल जो क्लिनिक है उनमें वेंटिलेशन बहुत होना जरूरी है, ताकि ताजी हवा आती रहे वहां पर जी। आप खिड़की खोल के रखिए, अपना एग्जॉस्ट फैन खोल के रखिए, ताकि एक तरफ से हवा आए, दूसरी तरफ से हवा चली जाए।
तो ताकि यदि किसी दुर्भाग्यवश किसी व्यक्ति को एसिम्प्टोमेटिक कैरियर जो था भी वहां पर और उसने बहुत सारे कीटाणु फैला भी दिए तो बाहर निकल जाएंगे। इसलिए बहुत अच्छा वेंटिलेशन का WHO ने दिया है और हमें उसका पालन करना चाहिए, खासतौर पर डेंटिस्ट को, कि वो वेंटिलेशन का बहुत अच्छा ध्यान रखें। या तो एग्जॉस्ट फैन चला के रखें या अपना विंडो या यदि एसी चलाया हुआ है, क्योंकि नॉर्मली एसी में हम सारे कमरे बंद कर देते हैं, सारी खिड़कियां बंद होती हैं, तो प्लीज एग्जॉस्ट फैन चला के जरूर रखें और अपनी मेन एंट्रेंस का दरवाजा खुला रखें ताकि हवा का सर्कुलेशन होता रहे। गुलाबी नगरी जयपुर से महेंद्र जी जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सर नमस्कार। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार मेरा। जी नमस्ते। नमस्कार महेंद्र जी। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, मौसम का परिवर्तन है, सर्दी जुकाम खांसी बुखार ये आम बात होती है, आप सारी चीजें जानते हैं, और जाते ही कोविड टेस्ट के लिए क्यों बोलते हैं, ऐसा क्या है? ये जानना चाह रहे हैं कि मौसमी परिवर्तन के कारण जो सामान्य फ्लू लोगों को हो रहा है, जब वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो सबसे पहले कोरोना जांच के बारे में कह रहे हैं। देखिए, जब भी हम कहते हैं कि ये नॉर्मल बुखार होता है, मौसम चेंज होता है, हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वो उस समय का बुखार होता है। तो आज की तारीख में यदि मैं बात करूं नॉर्मल बुखार की, जिसमें कि जुकाम खांसी और बुखार हो, जुकाम खांसी और गले में थोड़ी सी खराश और हाथ पांव में दर्द होना, अब ये कोरोना के भी लक्षण है। तो हम कहते हैं कि जब मौसम चेंज होता है, तो मौसम चेंज होने का आज की तारीख में एक कोरोना भी एक उसी तरीके का बुखार है। तो हम सोचेंगे, क्योंकि आज की तारीख में सबसे ज्यादा जो बुखार चल रहा है वो है कोरोना का। तो यदि किसी को, हर बुखार को ज्यादातर नॉर्मल डॉक्टर नहीं बोलते, लेकिन जिस बुखार में जिसको हम बोलते हैं इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, क्योंकि सबसे कॉमन सिम्टम्स जो हैं कोरोना के, कॉमन सिम्टम की बात कर रहा हूं, वो है बुखार होना, खांसी, गले में खराश होना, खांसी होना, हाथ पांव में दर्द होना। यदि ये है तो आज की तारीख में, क्योंकि कोरोना के बहुत सारे पेशेंट हैं, मैं कहूंगा कि ये भी बदलते मौसम का एक लक्षण है। तो इसलिए मैं कोरोना की जांच करवाऊंगा। हाँ, ये कोई दूसरे सिम्टम्स हैं तो हम थोड़ी देर के लिए सोच लेंगे। और तीसरा, हमें ये भी सोचूंगा, जब हम पेशेंट की हिस्ट्री लेते हैं तो उससे भी हमें मालूम चलता है कि यदि वो हिस्ट्री देता है कि भाई मैं किसी हॉस्पिटल में गया था जहां पे कोरोना पेशेंट थे, मैं अपने मरीज को देखने गया, या मैं मेरे घर के अंदर कुछ ऐसे मरीज हैं जिनको कोरोना हुआ है, मैं उनको देख रहा हूँ, या मेरे आसपास पड़ोस में कोरोना से पेशेंट ज्यादा हैं, तो उस केस में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा कि मैं कुछ और सोचूं। तो मैं कहूंगा यार, सबसे पहले आप कोरोना का टेस्ट कराएं ताकि हमें पता लग जाए आपको ये है, तो आपको भी भला होगा और दूसरों का भी भला होगा, क्योंकि ये बहुत जल्दी एक से दूसरे को फैलता है। सावधानी बरतते हुए जो डॉक्टर्स हैं वो कोरोना जांच की सलाह दे रहे हैं। बड़ौद से महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार जी। जी नमस्ते। नमस्कार महेश जी। कोरोना के पेशेंट हर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, इन पर कंट्रोल कैसे होगा और कब तक होगा? वैक्सीन कब तक आएगी? वैक्सीन की चर्चा हम इस कार्यक्रम में कर चुके हैं। डॉक्टर सैनी ये जानना चाह रहे हैं कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, इस पर नियंत्रण कैसे और कब तक संभव है? महेश जी, आपने दोनों क्वेश्चन किए, बहुत अच्छे क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन आपका कि कोरोना फैलता जा रहा है, इसको कैसे रोका जा सकता है? सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन कोरोना को रोक सकते हैं हम सारे लोग। कम्युनिटी लेवल पे ही रोका जा सकता है, सरकारी लेवल पे नहीं रोका जा सकता। सरकार तो सिर्फ आपको ये कह सकती है आप ये करिए, लेकिन करना, उन सब चीजों को करना हमारे हाथ में है, क्योंकि जब वैक्सीनेशन नहीं है तो कोरोना को रोकने की जो मैं आपको बता रहा हूँ 3-4 तरीके ही हैं। एक, जब भी आप घर से बाहर निकले तो आपके ऊपर मास्क होना चाहिए। वो मास्क आपके मुंह और नाक को कवर करना चाहिए, ये नहीं कि सिर्फ आप दिखाने के लिए मास्क पहन रहे हैं। बिल्कुल ठीक। उसका कोई फायदा नहीं होगा। जो मैं देखता हूँ कि 70 से 80% लोग, दिल्ली जैसी जगह में मैंने देखा है, मास्क तो पहने होते हैं, लेकिन मास्क या तो वो गले में लटक रहा होता है या कहीं और लटक रहा होता है, या मुंह कवर होता है, या किसी का नाक कवर होता है। यदि आपके दोनों कवर नहीं हो सकते, नाक और मुंह दोनों कवर नहीं होगा, तो आप किसी भी तरीके से कोरोना से ना तो खुद बच रहे हैं ना दूसरों को बचा रहे हैं। पहला।
दूसरा, आपको फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, कम से कम 3 से 6 फुट की दूरी। हमारी इंडियन सरकार कहती है 3 फुट और WHO कहता है 3 फुट और CDC कहती है 6 फुट। तो कम से कम 3 और 6 फुट की दूरी रखें। अब इसमें कोई भी सरकार कुछ नहीं कर सकती, वो तो सिर्फ आपको बोल सकती है कि आप करिए। अब करना ना करना तो आपके हाथों में है ना। तो इसलिए कोरोना को यदि हम बात करें कौन हटा सकता है, कौन बचाव कर सकता है, तो वो हम खुद हैं, कम्युनिटी लेवल पे कर सकते हैं। तीसरा, अपने हाथों को बार बार धोइए। ये सबसे बड़ा एक, ना सिर्फ कोरोना के लिए बट किसी भी इन्फेक्शन को यदि रोकना है तो आपने यदि अपने हाथों को बार बार धोते हैं साफ पानी से और साबुन से और ठीक ढंग से, वो मैं, क्योंकि ये वीडियो नहीं हो सकता तो मैं आपको ये तो नहीं बता सकता कि किस तरीके से हाथ धोना चाहिए, वो किसी भी आप पोस्टर को देख के पता लगा सकते हैं। लेकिन कम से कम 40 सेकंड तक यदि हाथ धो रहे हैं और यदि आप हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल कर रहे हैं 15 से 20 सेकंड होना चाहिए। लेकिन इसमें सरकार का रोल आता है। जब सैनिटाइजर की बात मैं कर रहा हूं, मैं ड्रग कंट्रोलर को भी कई बार लिख चुका हूं, क्योंकि ये देखा गया है कि इसके अंदर 60 to 70% अल्कोहल, वो भी एथाइल अल्कोहल होना जरूरी है। लेकिन ये मेरे को अभी तक आंकड़े नहीं मिले कि हमारे ड्रग कंट्रोलर ने कितनी जगह का सर्वे किया और यहाँ पर कितना पाया कि कितना है कि नहीं है, या उसके अंदर मिथेनॉल जैसी चीजें जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकती हैं वो तो नहीं है। तो कुछ सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे, वो उठा भी रहे हैं। कुछ ड्रग कंट्रोलर को देखना पड़ेगा कि क्या वाकई में हम जो आम जनता को, जैसे मास्क भी हैं तो ठीक से मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे। और तीसरा, कम्युनिटी लेवल पे आपको और हमें और हमारे महेश जी को और जो भी हमारे से क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनको भी ध्यान करना होगा और लोगों को समझाना होगा कि ये 3-4 छोटी छोटी चीजें आपको भी करनी होंगी। तभी हम इसको रोक सकते हैं, जब तक कि हमारे पास वैक्सीनेशन नहीं आता। और वैक्सीनेशन कब आएगा, ये इसकी चर्चा हम लोग कार्यक्रम में कर चुके हैं। रुद्रप्रयाग से कमल सिंह जी जुड़ चुके हैं। कमल जी, कार्यक्रम में स्वागत है। कमल जी, पूछिए, क्या जानना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, नमस्ते। डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते। नमस्ते जी कमल जी। सर, मेरी जो उल्टी सांस तक है किसी देर में कुछ टाइम तक जी, और फिर रुक जाती है जी, तो उसमें मतलब और सिर भी भारी रहता है, पेट भी भारी रहता है। डॉक्टर सैनी, ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये कुछ दूर चलते हैं तो इनकी सांस काफी तेज गति से चलने लगती है, फिर सामान्य हो जाती है, इनका सर भी भारी रहता है। क्या ये सब कहीं न कहीं कोरोना के लक्षण हैं? देखिए, मैं यदि ज्यादातर हम बात करेंगे नॉर्मली जो कोरोना के लक्षण होते हैं उनमें बुखार, जैसे मैंने पहले भी बताया, बुखार, खांसी, थोड़ा बहुत हाथ पांव में दर्द और फिर धीरे धीरे सांस लेने में तकलीफ हो सकती है जी। और कुछ लोगों को टेस्ट का नहीं पता लगता, कुछ लोगों को स्मेल का पता नहीं लगता, कुछ लोगों में पेट में दर्द और डायरिया हो सकता है जी। तो ये कहना दूर से बहुत मुश्किल है। यदि आप कहें कि मुझे सिर्फ कभी कभी सांस लेने में तकलीफ होती है और फिर ठीक हो जाती है, ये कोरोना के लक्षण नहीं लग रहे। क्योंकि कोरोना के यदि लक्षण होंगे और आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है तो अच्छी मतलब ये नॉर्मली देखा गया कि वो बढ़ेंगे, ये कम हो जाएंगे, ठीक हो जाओगे आप जी। बट ये नहीं हो सकता कि आप बीच में ठीक हो जाए, फिर खराब हो जाए, फिर ठीक हो जाए। ऐसा कोरोना में नहीं होता जी। कोरोना में होगा तो या तो आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे या और खराब होंगे आपके लक्षण। जी बिल्कुल ठीक है जी। गुना मध्य प्रदेश से मांगेलाल जी जुड़ चुके हैं। मांगेलाल जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। अरे नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते मांगेलाल जी, नमस्कार। हाँ सर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ, ये कोरोना कुछ पशु जानवर से तो नहीं फैलता है? मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि पालतू जानवर से कोरोना फैलता है या नहीं, इस बारे में आपसे सलाह चाहते हैं। आपने बात हुई चाइना से, ये इस वायरस की चाइना से आया था, दिसंबर में इसका पता लगा हमें। तो ये अनुमान लगाया गया था जी, अनुमान है कि शायद ये चमगादड़ों से या उसकी तरह के कुछ जानवर हैं जिससे कि मनुष्य में आया और उसके बाद मनुष्य से मनुष्य में ही ये फैला है जी। उसके बाद हमारे पास अभी तक कोई तथ्य नहीं है, ना कोई परिमाण है कि जानवरों से किसी और जानवर से या किसी और मतलब किसी भी जानवर से मनुष्य के अंदर आया हो जी। अभी तक जो भी हमारे पास
सामने फैक्ट्स हैं उसमें उससे यही पता लगा है कि ये मनुष्य से मनुष्य में ही फैलता है। किसी जानवर से मनुष्य में आने की अभी कोई हमारे पास ऐसे परिमाण नहीं है जिससे मैं कह सकूं कि किसी पालतू जानवर से आपको आ सकता है। जी बिल्कुल। ये जरूर है कि शुरुआत ये सोचा गया है कि किसी एक जानवर से मनुष्य में पहुंचा जी, लेकिन उसके बाद ऐसा कोई परिमाण नहीं है जिससे हम ये कह सके कि हाँ किसी पालतू जानवर से मनुष्य में आ सकता है। जी। बिहार के सीतामढ़ी से सुजीत पाठक जी जुड़ चुके हैं। सुजीत जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्ते। रेडियो की आवाज कम कर लीजिए और अपना सवाल पूछिए। सवाल है सर कि वैक्सीन या दवा आने के बाद जी क्या पूर्व की तरह फिर से ये सामान्य हो सकेगा? ये जानना चाह रहे हैं कि वैक्सीन आने के बाद क्या जीवन पहले की तरह सामान्य हो जाएगा? बिल्कुल होगा। मैं तो कहूंगा कि अभी भी आप सामान्य जीवन व्यतीत कर सकते हैं, सिर्फ छोटी छोटी 2-4 चीजों का हम अपने जीवन में इसको बहुत ज्यादा अपने दिमागों में मत डाल दें जिससे कि हमें लगे कि हमारा जीवन अभी खराब सा हो गया है। जी। थोड़ी सी चीजें तो आपको करनी है। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना है, यानी कि 3 से 4 फीट की दूरी रखनी है, मास्क पहन के रखिए और हाथों को बार बार धोइए। ये हम अपने जीवन को अपना लें। जी बिल्कुल बात सही है कि जब वैक्सीनेशन आ जाएगा तो हमें इन सब चीजों की ज्यादा जरूरत, लेकिन फिर भी हमें ध्यान तो करना ही चाहिए कि हमें हाथों को बार बार धोना ही चाहिए। जी ठीक है, मास्क पहनने की जरूरत हो सकता है, आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन कुछ चीजें जो कोरोना ने हमें सिखाई हैं कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए आपको हाथों का बार बार धोना, थोड़ा फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन करना, जो हमारी एक अच्छी चीज थी लोगों को ग्रीट करने की, नमस्ते करना, लोगों से हाथ ना मिलाएं, नमस्ते करें, ये कुछ चीजें हमें अच्छी सिखाई है कोरोना ने। जी। तो आप उसको बहुत ज्यादा अपने दिमाग में मत डालिए कि अभी शायद हमारा जीवन बहुत खराब हो गया। नहीं, हम उसको अपना लें कि नहीं, ये जीवन भी अच्छा जीवन है, लेकिन हाँ वैक्सीनेशन आने के बाद और अच्छा हो जाएगा। जी बिल्कुल। नरसिंहपुर से राजेश जी हैं। राजेश जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। जी नमस्कार। नमस्ते। आदरणीय डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। नमस्कार राजेश जी। और मेरे 2 प्रश्न हैं। जी। पहले प्रश्न तो उन भाई बहनों के लिए हैं जो आज बाढ़ से जूझ रहे हैं। क्या उनको अपने कोरोना संक्रमण से बचाव के क्या तरीके अपनाना चाहिए? ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि बरसात में नलों से जो दूषित पानी आता है, क्या उससे संक्रमण होने के चांसेस हैं? पहला सवाल इनका यह है कि भारत के जिन हिस्सों में बाढ़ का प्रभाव है, वहां के लोग कोरोना से बचाव के लिए क्या करें? देखिए, चाहे वो बरसात के मौसम में आ रहा है या किसी भी जगह पर आ रहा है, कोरोना ने ये दिखा दिया है कि कोरोना का वायरस जो है ये किसी भी मौसम में इन्फेक्शन को फैला सकता है। आप मैं इसकी हिस्ट्री देखें, शुरुआत हुई चाइना से जहां पर सर्दी थी, तब यूएसए में क्या तब सर्दी थी जी। फिर इंडिया में आया तब सर्दी थी, जनवरी फरवरी में आया, फिर थोड़ा गर्मी का मौसम आया और बरसात का मौसम अब चल रहा है जी। ये हर मौसम में पनप सकता है, हर मौसम में इन्फेक्शन फैला सकता है, ये तो बिल्कुल साफ हो गया जी। अब इससे बचने के तरीके वही हैं, चाहे वो बरसात का मौसम हो चाहे गर्मी का मौसम हो, आप मास्क पहन के रखिए। यदि आप बरसात के मौसम में वहां भी आपको मास्क पहनना है और वहां आपको और ध्यान रखना है, यदि आपका मास्क गीला हो गया, किसी कारण आप बरसात में भीग गए हैं, तो उस मास्क को उतारकर दूसरा पहने जो कि सूखा मास्क हो, क्योंकि गीले मास्क में फैलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ये मौसम ये जो गीला मास्क होता है ये कोरोना के कीटाणुओं को जल्दी से और फैला सकता है, इसलिए उसमें अपना सूखा मास्क होना चाहिए। फिजिकल डिस्टेंस मेंटेन कर रहे हैं, यानी कि 3 से 4 फुट की दूरी रखें, ये आपको करना ही पड़ेगा चाहे किसी भी मौसम में हो, तो बरसात मौसम में आपको यही ध्यान रखना है। इनका एक दूसरा सवाल ये है कि जो नलों से पानी आता है, क्या उससे भी संक्रमण फैल सकता है? देखिए, जो अभी तक हमने देखा है कि जो कोरोना का वायरस है वो हवा के द्वारा, हमारे ड्रॉपलेट के द्वारा जो हम सांस लेते हैं उन्हीं से फैलता है। अभी तक हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है कि जिससे ये मैं कह सकूं कि हाँ दूषित पानी के द्वारा भी कोरोना फैला जा सकता है। वहां हो सकता है, लेकिन उससे पीने से आपको
होगा ये अभी हमारे पास कोई प्रमाण नहीं है। लेकिन उससे बड़ी बात जी, दूषित पानी आप पिएंगे तो आपको बहुत सारी और बीमारियां हो सकती हैं। कोलरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, टाइफाइड हो सकता है, तो हमें उनसे भी तो बचना है जी। तो हम क्यों दूषित पानी पिए? यदि आपके बरसात में पानी गंदा आ रहा है तो सबसे अच्छा तरीका है या तो आपके पास फिल्टर हो, फिल्टर नहीं कर सकते हो पानी को उबालकर उसको ठंडा करके पीजिए। जी। बिजनौर से आसिफ जी जुड़ चुके हैं, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार सर। जी नमस्ते। नमस्कार आसिफ जी। और डॉक्टर साहब को भी मेरा नमस्कार सर। नमस्ते सर। आपको सर मेरा सवाल ये है जी कि हमारा आरओ का पानी आता है वाटर कूलर से जी, क्या उसमें कोई सावधानी करें, क्या करें, ये पूछना चाह रहे सर। आरओ का पानी ये पीते हैं, उसमें क्या सावधानी बरतें? क्या उससे भी संक्रमण का खतरा है? जैसे मैंने पहले भी कहा, संक्रमण यदि हम बात कर रहे हैं कोरोना की तो अभी तक हमारे पास कोई तथ्य नहीं है, कोई ऐसे प्रमाण नहीं है कि पानी के द्वारा या किसी खाने के द्वारा कोरोना एक से दूसरे को फैल सकता है। कोरोना के फैलने का एक ही तरीका है, वो हमारे सांस के द्वारा, हमारे गंदे हाथों के द्वारा। वही यदि हाथ हमारे मुंह में जाएंगे तो उनसे फैल सकता है, क्योंकि ये सांस की नली के द्वारा हमारे को दूसरी जगह पहुंचाता है। हाँ, लेकिन मैंने जैसे पहले क्वेश्चन में भी आंसर किया कि यदि आपका आरओ वाटर है और यदि अच्छे से उसके आपने सर्विस नहीं कराई हुई, क्योंकि सर्विस कराना भी जरूरी होता है जी। हम लोग आरओ या कोई भी फिल्टर तो ले लेते हैं लेकिन उसकी सर्विस नहीं कराते जी, तो वो फिल्टर भी तो चोक हो जाता है, तो वो भी पानी गंदा देने शुरू कर देता है। बिल्कुल। तो प्लीज यदि आपने आरओ वाटर का लिया है अच्छी बात है, लेकिन उसकी सर्विस कराई है कि नहीं कराई वो देखिए, क्योंकि हमें सिर्फ कोरोना से नहीं बचना, हमें बाकी जो कीटाणु हैं जो हमें पानी के द्वारा खासतौर पर जो फैल सकते हैं, जिसमें कोरोना नहीं है लेकिन कोलरा, डायरिया, टाइफाइड, जो बाकी कीटाणु है उनसे भी तो बचना है जी। बिल्कुल। तो उनसे बचने के लिए तरीका यही है, फिल्टर वाटर पिए, लेकिन उस फिल्टर को भी ध्यान रखें कि क्या उसकी सर्विस हो रही है कि नहीं हो रही जी। बिल्कुल। तो वो बिल्कुल बेकार है। सागर मध्य प्रदेश से विपिन कटारे जी हैं। विपिन जी, कार्यक्रम में स्वागत है, समय कम है, जल्दी से अपना सवाल पूछिए। जी सर नमस्कार, डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। मैं सर, मेरा प्रश्न ये था सर कि कोरोना के लक्षण भी दिखाई देते हैं कुछ लोगों को, फिर भी उनका रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आ जाता है? जैसे उदाहरण के तौर पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री थे, उनको कोरोना के लक्षण दिखाई दे रहे थे, फिर भी उनका पहला रिपोर्ट नेगेटिव आया था, तो ऐसा क्यों होता है? जी डॉक्टर सैनी, कुछ लोगों में लक्षण होने के बावजूद रिपोर्ट नेगेटिव क्यों आती है, बहुत संक्षेप में? देखिए, पहला मैंने बताया इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, ये भी हो सकता है कि शायद उनके कोरोना नहीं हो जी। दूसरा, एक बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड जी, कि कोरोना आपके अंदर तो आ गया लेकिन हमारे पास जो क्षमता होती है, जिस टेस्ट को हम करते हैं जिन मशीनों के द्वारा, उनकी भी एक क्षमता होती है उनको डिटेक्ट करने की। यदि वो डिटेक्शन लेवल से कम है तो हमारे इनिशियली जी, डॉक्टर सैनी यही बता रहे हैं कि अगर शुरुआती समय में अगर कोरोना वायरस का संक्रमण जी नहीं होता है तो रिपोर्ट नेगेटिव आती है, लेकिन उस समय भी एहतियात करने के लिए बताया जाता है, सावधानी बरती जाती है और डॉक्टर उस हिसाब से परामर्श जारी करते हैं। डॉक्टर सैनी, कार्यक्रम में समय नहीं है कि आपसे किसी और पहलू पर चर्चा की जा सके। आकाशवाणी के कार्यक्रम से जुड़ने के लिए और विशेषज्ञ राय साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि डॉक्टर सैनी बता रहे थे कि न्यू नॉर्मल में जीना बहुत मुश्किल नहीं है, सिर्फ छोटी छोटी सावधानियों को बरतकर आप अपना जीवन आसान बना सकते हैं। और कभी भी ये मत सोचिए कि ये बहुत कठिन दौर है, कैसे इससे बाहर निकला जाए। दौर हमेशा से कठिन रहा है, बस आपको अपने जीवन जीने का तरीका थोड़ा सा बदल लेना है। आप स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता आनंद श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर नरेंद्र सैनी। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsgtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।